हाँ भाई, तो इंडियन इकोनॉमी में हम लोग पढ़ रहे थे रिफॉर्म्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। आप सभी का स्वागत है एकाग्रता सीए फाउंडेशन के चैनल पे। बच्चों, मेरा नाम हर्ष है और मैं आपको अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं। आज हम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यहां पे क्लास ले रहे हैं। तो ये जो क्लास है वो है इंडियन इकोनॉमी की क्लास नंबर 3, जहां पे आपको आज बहुत सारे रिफॉर्म्स जानने के लिए मिलेंगे और साथ ही साथ मैं आपको नीति आयोग के बारे में भी आज ही पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस क्लास का एक और पार्ट आएगा, अगला जो पार्ट होगा, जहां पे मैं आपको करवाने वाला हूं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के। तो वो दोनों क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इसके पहले भी एक दो क्लासेस हो चुकी हैं, उनको भी जाके फटाफट से कवर कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अपने आज के टॉपिक पे आते हैं। भाई देखो, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के पहले कैसी थी, एंशिएंट टाइम पे कैसी थी, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हाल था, क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, अभी तक क्या चल रहा है, 1991 की एलपीजी पॉलिसी, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। रिफॉर्म्स की बात की जाए तो भैया हमने 5 रिफॉर्म्स देखे, जिसमें से हम फिजिकल रिफॉर्म्स पढ़ चुके हैं, हम मॉनेटरी और फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म पढ़ चुके हैं, हम कैपिटल मार्केट के रिफॉर्म भी पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग को रिफॉर्म्स पढ़ने हैं वो है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, हम लोग को उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि 24 जुलाई, सेव द डेट, 24 जुलाई 1991, ऐसे क्वेश्चन सीए फाउंडेशन में पूछे जा सकते हैं। 24 जुलाई 1991 को नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की गई गवर्नमेंट के द्वारा। 1991 में ही एलपीजी पॉलिसी भी आई थी और इसको जो पॉलिसी थी, इसमें क्या था, डीरेगुलेट इंडस्ट्री सो एज टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। कि भाई हमारी इकोनॉमी में जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ अच्छे तरीके से हो सके। इंडस्ट्रीज हैवी इंडस्ट्रीज हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस हो, सभी अच्छे से ग्रो कर सकें। इसलिए उनके ऊपर थोड़ा सा रेगुलेशन कम रखो, उनको फ्रीडम दो काम करने का। और इसके अलावा साथ ही साथ कुछ और रिफॉर्म्स किए गए, जिसमें से मैं आपको टोटल लगभग 11-12 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। हाँ, लगभग 12 पॉइंट्स हैं, आई एम राइट। तो 12 पॉइंट्स हैं। अब आपको एक एक करके अलग अलग पॉइंट्स पढ़ने हैं कि भाई इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए सरकार ने उस समय पे क्या क्या किया था। फर्स्ट पॉइंट आपके सामने ये रहा। फर्स्ट पॉइंट में देखिए क्या कहा जा रहा है। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पुट एन एंड टू द लाइसेंस राज बाय रिमूविंग लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शन फॉर ऑल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट फॉर 18 दैट रिलेट टू सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न। क्या बोला जा रहा है बेटा, कि जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई, यानी कि जब एलपीजी पॉलिसी आई, तो एलपीजी पॉलिसी ने एंड ला दिया। किस पे एंड ला दिया? लाइसेंसिंग राज पे। बेटा ये लाइसेंस राज क्या था? बेसिकली ये लाइसेंस लगाए जाते थे सरकार की तरफ से कुछ इंडस्ट्रीज पे, जिनको बाद में हटा दिया गया था, है ना, पुट एन एंड टू द लाइसेंस राज। और सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनके ऊपर लाइसेंसेस अभी भी लेने थे, जैसे कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स से रिलेटेड हो, यानी कि भारत की सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, सोशल रीजंस की वजह से इन पे लाइसेंस चलता रहा। इसके अलावा सेफ्टी एंड ओवरराइडिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज। बेटा कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो इन्वायरमेंटल इश्यूज क्रिएट कर रही थी, उनके ऊपर लाइसेंसेस वगैरह लिए गए। यानी कि फिलहाल लाइसेंस राज खत्म किया गया, परंतु कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिन पे अभी भी रेगुलेशन और एंड लाइसेंसेस लेने जरूरी थे, तो सरकार उनसे ले भी रही थी। दूसरा हमारा पॉइंट देखिए क्या बोला जा रहा है बेटा, कि ये जो लाइसेंसिंग का पूरा सरकार का बनाया हुआ माया जाल था, ये जो लाइसेंसिंग का पूरा फ्रेमवर्क था सरकार के द्वारा जो बनाया गया था, बेटा इसमें से 80% इंडस्ट्रीज को इस लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क से बाहर ले आया गया, वॉज टेकन आउट। यानी कि मोर देन, आप ये कह सकते हो कि मोर देन 50% ज्यादा हो गया, 80% तक हम आ गए। हमने 80% तक इंडस्ट्रीज को लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। उसके बाद सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज ऐसी बच गई, है ना, जिनमें अभी भी लाइसेंसिंग चलता रहा। जैसे कौन कौन सी थी वो? एक तो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की इंडस्ट्रीज, यानी कि गोला बारूद, टैंक, तोपें, है ना। आर्म्स एंड एम्यूनिशन मतलब गोला बारूद, बंदूकें, ठीक है। ऐसी एनर्जी जो इंडस्ट्रीज जो न्यूक्लियर एनर्जी पे काम कर रही थी, एटॉमिक सब्सटेंसेस में कर रही थी, नार्कोटिक ड्रग्स में ये अपना बिजनेस कर रहे थे, या जिनका बिजनेस था रिलेटेड टू हजार्डियस केमिकल से रिलेटेड, या फिर अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाना, अल्कोहल बनाना, है ना। इसके अलावा सिगरेट्स और सिगार्स, है ना। तो ये सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिन पे अभी भी लाइसेंसेस लग रहे थे
और अगर आप बात करते हो सिगार की, सिगरेट की, अल्कोहल कंजम्पशन की, तो ये सारे भाई सीवियर इंप्लीकेशन है हेल्थ पे, सेफ्टी पे और एनवायरनमेंट पे। मतलब अगर कोई अल्कोहल लेता है, कंज्यूम कर रहा है, शराब जिसको बोलते हैं, तो अगर वो लिकर कंज्यूम कर रहा है तो फिर वो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और सरकार चाहती है कि भाई किसी को कोई नुकसान ना हो किसी तरीके का। देखिए नेचुरली तो जो होना है अल्कोहल कंजम्पशन से वो तो होगा ही होगा। अब आपने न्यूज में देखा होगा बहुत बार ऐसा आता है कि देशी या नकली शराब पी के बहुत से लोग एक एक गांव में 40-40 लोग खत्म हो गए एक एक गांव में। कैसे? जो नकली शराब होती है, जहरीली शराब जिसको बोलते हैं, है ना, पॉइजनस अल्कोहल जिसको बोलते हैं, तो सरकार ने इन पे लाइसेंस बनाए कि भैया सही से काम करो। ठीक है, चलिए अगला। हम लोग को 12 पॉइंट्स पढ़ने टोटल, हम लोगों ने 2 कवर किए। चलिए आते हैं तीसरे पे। अब इन्होंने क्या बोला? पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड टू 8 सेक्टर्स बेस्ड ऑन सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक ग्राउंड। अब देखिए सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को सरकार ने हवाले कर दिया। 8 चीजें अभी भी पब्लिक सेक्टर के नाम पे थी। वो 8 चीजें क्या थी? पब्लिक सेक्टर के नाम पे अभी भी 8 चीजें थी। वो 8 चीजें क्या थी? वो 8 चीजें थी सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक ग्राउंड्स, है ना, रेलवे के साथ साथ रेलवे ट्रांसपोर्ट और एटॉमिक एनर्जी की जो चीजें थी वो अभी भी पब्लिक सेक्टर के हाथ में थी। एमआरटीपी एक्ट को रीस्ट्रक्चर किया गया और उसमें प्रोविजंस डाले गए मर्जर एमलगेमेशन एंड टेक ओवर से रिलेटेड। सर मर्जर एमलगेमेशन एंड टेक ओवर क्या होता है बेटा? मैं आपको बता देता हूं। देखिए टेक ओवर का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है ना, इन्होंने ए कंपनी ने बी को अक्वायर कर लिया, अब सिर्फ ए रह गया, इसे कहते हैं टेक ओवर। मर्जर क्या होता है? एक है कंपनी ए, एक है कंपनी बी, और दोनों मिलके क्या बन गए? आप ये कह सकते हो कि ये सी बन गए। और एमलगेमेशन का मतलब ए और बी 2 कंपनियां हैं और ये मिलके अब ए बी बन चुके हैं। तो ऐसी चीजें रेगुलेट करने के लिए रीस्ट्रक्चर करने, मतलब रीस्ट्रक्चर कर दिया गया एमआरटीपी एक्ट को। ओके, जैसे बेटा हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, ठीक है, ऐसा। अब बेटा ठीक है, बहुत सारे गुड्स जो पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बना रही थी, उन गुड्स में रिजर्वेशन थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, लेकिन वो रिजर्वेशन खत्म कर दी गई। अब उन गुड्स में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी एंटर कर सकती हैं, है ना। तो ऐसा भी किया गया, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि कुछ गुड्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए छोड़े गए थे, लेकिन फिर उनको बाद में डी रिजर्व कर दिया गया और उन गुड्स को बनाने के लिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी सामने आ सकती हैं। ओके, पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली यानी कि जो पब्लिक सेक्टर ही है उस मार्केट में, उसको खत्म किया गया कुछ एरियाज में। जो चीजें पहले पब्लिक सेक्टर के लिए ही रिजर्व थी, है ना, उनमें प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लिबरल पार्टिसिपेशन को लाया गया। लिबरल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि पब्लिक सेक्टर ने या गवर्नमेंट ने सोचा कि यार देखो हम लोग उतना अच्छा तो कर नहीं पा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हमारी बैठी चली जा रही हैं, तो क्यों ना हम लोग प्राइवेट सेक्टर की भी हेल्प ले लें, और उन्होंने ली, है ना। और बहुत सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई। सिर्फ मैंने आपको पहले बताया सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनको अभी भी पब्लिक सेक्टर के पास रखा गया, बाकी सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के को अलाउ कर दिया गया कि आप इस तरीके का व्यापार कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भारत देश में फॉरेन का इन्वेस्टमेंट आ पाए, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट या जिसको कहते हो आप एफडीआई, वो भी थोड़ा सा लिबरलाइज किया गया। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई बाहर का इंसान हमारे देश में एफडीआई कर रहा है, ठीक है, तो उसमें 51% तक आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपको अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, और बाद में इस परसेंट को और बढ़ा दिया गया था। ऑटोमेटिक अप्रूवल का मतलब गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको अप्रूवल है, आप जाओ और एफडीआई उठा सकते हो। पॉइंट नंबर 7, एक्सटर्नल ट्रेड को भी लिबरलाइज किया गया। एक्सटर्नल ट्रेड यानी कि जो फॉरेन ट्रेड हो रहा था भारत में, उसको लिबरलाइज किया गया, और इसके लिए एक पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच बनाई गई, है ना, जहां पे ऐसे आइटम्स निकाले गए जिन पे लाइसेंस नहीं लगेगा, और वो आप आराम से आप जो है ना, पॉजिटिव लिस्ट में आ गए हैं कि भाई आप आराम से इनमें ट्रेड करो, इसमें कोई लाइसेंस वगैरह नहीं लगेगा। अच्छा, एक बात और, लेकिन जो बेटा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो प्रोहिबिट किया गया 4 सेक्टर्स में। पहला रिटेल ट्रेड में, दूसरा एटॉमिक एनर्जी में, तीसरा लॉटरी में, और चौथा बेटिंग एंड गैम्बलिंग में। मतलब सरकार ने ये कहा कि भाई बाहर के लोग इंडिया में एफडीआई करें, इन्वेस्टमेंट करें, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 जगहों पे ना करें। नंबर 1 रिटेल ट्रेड,
नंबर 2 एटॉमिक एनर्जी, नंबर 3 लॉटरी, और नंबर 4 बेटिंग एंड गैम्बलिंग, सट्टा मार्केट जो होती है, सट्टा बाजारी जो होती है, वहां पे मना कर दिया गया कि भाई एफडीआई गैम्बलिंग या सट्टेबाजी में काम नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखिए। The policy did away with import licensing on all, but a handful of intermediate and capital goods. The consumer goods which remained under licensing was made free 10 years later. क्या बोला जा रहा है? जब ये पॉलिसी बनाई गई तब क्या किया गया? इंटरमीडिएट गुड्स को, इंटरमीडिएट गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जिनका काम आता है किसी और चीज को बनाने में, जैसे मशीनरी, है ना, ऐसी चीजों पे इंपोर्ट लाइसेंस थोड़े थोड़े कम किए गए। लेकिन बेटा कंज्यूमर गुड्स पे जो डायरेक्टली कंज्यूमर खरीद सकता है, कंज्यूमर के फाइनल कंजम्पशन के लिए वो गुड्स रेडी हैं, उन पे लाइसेंस लगता रहा। लेकिन 10 साल बाद, फ्री 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद उन इंपोर्ट लाइसेंसेस को भी हटा दिया गया। ठीक है, आज की डेट में कुछ गुड्स हैं, है ना, जैसे कि बाकी मतलब सब पे है, कुछ गुड्स ऐसे हैं हेल्थ और इन्वायरमेंटल और सेफ्टी ग्राउंड्स पे लेके, और कुछ जैसे एडिबल ऑयल है आपका, ठीक है, फर्टिलाइजर्स है, पेट्रोलियम का आइटम है ना, और प्रोडक्ट्स, ऑल गुड्स कैन बी इंपोर्टेड। तो ये कुछ ऐसे आइटम्स है बेटा, एडिबल ऑयल, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, हेल्थ और इन्वायरमेंट से रिलेटेड आइटम, जिसपे आप थोड़ा सा इंपोर्ट वगैरह पे लाइसेंसिंग है, बाकी सब कुछ आप इंपोर्ट कर सकते हो बाहर से, कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 12, द इन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट होल्डिंग्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वाज अ वेरी बोल्ड स्टेप। और क्या बोला जा रहा है कि बेटा गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में या पीएसयूज में अपनी होल्डिंग को कम कर दिया, जिसको हमने आपको कल बताया था कि क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, याद है ना। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग्स को, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में अपनी होल्डिंग्स हैं, उनको डाइल्यूट कर दिया और लोगों को दे दिया, ताकि मार्केट से अच्छा पैसा आ जाए, और ये सब एक अच्छा काम था, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, रुपी को डिवैल्यूड कर दिया गया 18% अगेंस्ट द डॉलर। फ्रॉम 1994 ऑनवर्ड्स ऑल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग बिजनेस, एजुकेशन, मेडिकल एंड फॉरेन ट्रेवल वर रेमिटेड टू एट मार्केट एक्सचेंज रेट। और बेटा 1994 के बाद सब कुछ मार्केट एक्सचेंज रेट, जिसको आप लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट समझते हो ना, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट के हिसाब से सब कुछ होने लगा। डिमांड एंड सप्लाई तय करती है कि भाई रुपये के बदले डॉलर कितना है, डॉलर के बदले रुपये कितना है। ठीक है, और यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि 1990 से 1991 तक द हाईएस्ट टैरिफ रेट वाज 355। हो 355% का टैरिफ रेट लगता था। ये जो टैरिफ रेट था इसको 85% से कम किया गया। 1993-1994 में ये हाईएस्ट था 85%। उसके बाद 3-4 साल बाद और कम किया गया, 50% किया गया। 2007-2008 में इसको लाया गया 10%। ठीक है, और ये सारी चीजें होती रही। ठीक है ना बच्चों, तो ये सारे थे बेटा आपके कौन से, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के जो रिफॉर्म से। और बच्चे हम लोग को लास्ट रिफॉर्म पढ़ना है, कौन सा आपको पता है, लास्ट रिफॉर्म हम लोग को पढ़ना है ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। दिस इज आवर वेरी लास्ट रिफॉर्म, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। ठीक है, ये 5वां है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। अच्छा, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म सबसे पहले आया क्यों वो समझिएगा। देखिए पहले सरकार ये कहती थी कि भैया कौन कितना इंपोर्ट करेगा, कौन कितना एक्सपोर्ट करेगा, ये हम बताएंगे। लेकिन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म आने के बाद सरकार ने कहा कि देखो भैया आप कर सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थे कि भाई कितनी क्वांटिटी आप मंगा सकते हो, कितनी क्वांटिटी आप बेच सकते हो, जो क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शंस थे उनको डिसमेंटल किया गया, खत्म किया गया। दूसरा, इन्होंने क्या बोला बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको सिर्फ कहानी की तरह सुनना है। इन्होंने क्या बोला कि भाई इंपोर्ट करने के लिए जो अलग अलग लाइसेंस आपसे लिए जाते हैं उनको तुरंत रिमूव किया जाए। ओके जी, ठीक है, ऐसा रिजाइम अपनाइए। मतलब सरकार ने ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म के जरिए सोचा कि क्यों ना हम ऐसा काम करें जिससे कि टैरिफ जो है वो देना और टैरिफ को समझना लोगों के लिए थोड़ा और इजी हो जाए। टैरिफ यानी कि टैक्स कह सकते हो, फीस कह सकते हो, फाइन कह सकते हो। तो वो लोगों के लिए थोड़ा क्या हो जाए सर जी, इजी हो जाए टैरिफ को समझना और ये सारी चीजें। चलिए जी अब आगे बात करते हैं और आगे की कहानी को समझते हैं। अ नंबर ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स वर कंटिन्यूड एंड न्यू वंस वर इनिशिएटेड फॉर बूस्टिंग एक्सपोर्ट। क्या बोला जा रहा है कि बेटा भारत की सरकार क्या चाहती थी, इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट ज्यादा हो, क्योंकि यहां का सामान बाहर जाएगा तो बाहर से भारत में पैसा आएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो एक्सपोर्ट के जितने भी इंसेंटिव्स हैं वो चलते रहे
और एक्सपोर्ट को बूस्ट करने की पूरी पूरी कोशिश की जाए। आगे देखें, एक्सपोर्ट ड्यूटीज वर रिमूव्ड, एक्सपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटीज लग रही थी उनको तुरंत हटाया जाए ताकि आराम से लोग एक्सपोर्ट वगैरह कर सकें, ठीक है, ताकि इंडियन गुड्स का इंटरनेशनल मार्केट में एक जगह बने। ऑब्वियसली अगर ये मार्केट मैंने इंडिया में बनाया है तो ये मैं चाहूंगा कि मैं इंटरनेशनल मार्केट में बेचूं, मेरा भी फायदा, देश का भी फायदा। आगे देखिए, कुछ और भी चीजें हुई। 1991 है ना, 1991 जब एलपीजी पॉलिसी आई थी, इंडिया में अभी भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था। बेटा यहां पे कौन से एक्सचेंज रेट की बात हो रही है? यहां पे फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात हो रही है, जिसमें रुपी को बाकी के देशों की करेंसी के हिसाब से पेग किया जाता था, मतलब फिक्स्ड कर दिया जाता था। जुलाई 1991 में गवर्नमेंट ने रुपी को डिवैल्यूड कर दिया, खुद डिवैल्यूड कर दिया, खुद डिवैल्यूड कर दिया। कैसे? बाय बिटवीन 18 एंड 19%, 18 से 19% तक इन्होंने डिवैल्यूड कर दिया। इसके बाद 1992 में सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम डुअल एक्सचेंज रेट रिजाइम चलाते हैं। सर अब ये डुअल एक्सचेंज रेट रिजाइम क्या है? गवर्नमेंट ने इंपोर्टर्स को अलाउ किया टू पे फॉर सम इंपोर्ट्स with foreign exchange valued at free market rate and other imports could be repurchased with foreign exchange purchased at a government mandate rate। क्या बोला जा रहा है मैं बताता हूं। गवर्नमेंट ने कुछ इंपोर्टर्स को बच्चों अलाउ किया, क्या अलाउ किया कि कुछ इंपोर्ट्स आप करो, मतलब बाहर से सामान मंगाओ लेकिन फ्री मार्केट के रेट पे मंगाओ, मतलब जो मार्केट में रेट चल रहा है ना हमारे रुपये का और डॉलर के मुकाबले, आप मंगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ चीजों का इंपोर्ट अगर आप कर रहे हो, कुछ चीजें जो स्पेसिफाइड थी गवर्नमेंट की ओर से, उनको अगर आप मंगा रहे हो तो आपको गवर्नमेंट के हिसाब से रेट देना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? तो कुछ चीजों पे फ्री, कुछ चीजों पे फिक्स्ड चीजें हैं। आगे देखिए, 1993 ऑनवर्ड्स, 1993 के बाद इंडिया ने मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट चलाया। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मतलब बच्चों सिंपल होता है कि रुपये की जो वैल्यू है वो डिसाइड गवर्नमेंट नहीं करेगी, वो डिसाइड होगा डिमांड और सप्लाई की मार्केट फोर्सेस के द्वारा। सिंपल सी कहानी है। इसीलिए आप देखते हो सरकार हमेशा चाहती है कि हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज बढ़े। इसीलिए आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जैसे या आप कह सकते हो कि और भी जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो हमारे देश के टूरिज्म को प्रमोट करते हुए आपको नजर आते हैं। जैसे आपने आमिर खान जी का एक पुराना एडवर्टीजमेंट देखा होगा, अतिथि देवो भव, या आपने अमिताभ बच्चन जी का एडवर्टीजमेंट देखा होगा कि कभी तो पधारिए गुजरात में, कभी तो आइए गुजरात में। आपने जयपुर राजस्थान एडवर्टीजमेंट देखा होगा, आपने उत्तराखंड देवभूमि का एडवर्टीजमेंट देखा होगा न्यूज़पेपर्स में, टीवी में, टेलीविजन में, रेडियो में। सरकार ये सारे इनिशिएटिव्स लेना चाहती है ताकि भाई दूर देश के लोग भारत आएं, घूमें टहलें। घूमना टहलना या टूरिज्म एक बहुत अच्छा सोर्स है सरकार के लिए फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में लाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन बेटा इंडिया ने बहुत सारे यहां से नई कहानी शुरू होती है। बेसिकली अब हम लोग बेटा कंक्लूजन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हो गया, हम लोगों ने रिफॉर्म्स बहुत खेल लिया, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख ली, बहुत रिफॉर्म देख लिए। अब कंक्लूजन है बेटा चैप्टर का ये है कि इंडिया ने बेटा 31 सालों तक बहुत सारे रिफॉर्म्स देखे। 1950 से लेकर 1981, 1990 तक बहुत 40 साल तक बहुत रिफॉर्म्स देखे। ठीक है, इंडिया ने पूरी कोशिश की कि इंडिया की इकोनॉमी इंटीग्रेट हो सके ग्लोबल इकोनॉमी से, पुरजोर कोशिश की गई। ठीक है, और ऐसा हुआ भी। कैसे कह सकते हैं सर, आप कैसे कह सकते हो कि ऐसा हुआ? बेटा बहुत सिंपल सी बात है। एलपीजी पॉलिसी आने के बाद आपके घर के रोडों पे जो गाड़ियां चल रही हैं, जो कपड़े आप ब्रांडेड पहन रहे हो, जो प्यूमा, एडिडास, बीएमडब्ल्यू, ऑडी जैसी जो ब्रांड्स हैं जो आपके पास हैं या आपको नजर आ रही हैं, वो एलपीजी पॉलिसी की वजह से ही है। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि इंडियंस के अंदर बेटा हमेशा एक डर था। वो डर पता है क्या था? वो डर ये था कि कहीं ऐसा ना हो, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो ईस्ट ब्रिटिश एम्पायर नहीं आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ट्रेड करने। इंडियंस के मन में हमेशा से डर था यार कि भारत को लूटने जो लोग आए हैं ना, वो हमेशा ट्रेडर बन के, व्यापारी बन के आए हैं। ठीक है, इसीलिए जब पहली बार नॉन कांग्रेस की सरकार बनी है ना, तो भी आप देखोगे कि वहां पे भी बहुत सारे जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाए गए। एक डर था, एक इकोनॉमी को समझने की प्रक्रिया थी
लेकिन धीरे 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 इंडिया या भारत ने प्रोग्रेस करना शुरू किया इकोनॉमिकली, और आज हम लोग बहुत बड़ी इकोनॉमी, अगर आप आज की बात कर रहे हो जिस समय हम लोग देश को चला रहे हैं, आप गूगल करके सर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हो कि व्हाट इज द करंट जीडीपी, ठीक है, आपको एक अंदाजा लग जाएगा। तो इंडिया ने सबसे पहले तो एक मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी तैयार की, है ना, और बहुत, क्योंकि हम लोगों ने तो बेटा इतनी सारी चीजें पढ़ी, देखिए हम लोगों ने कितना कुछ पढ़ा कि भाई इंडिया को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज इंडिया एक मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन गई है ना। आज इंडिया दुनिया भर के लोगों के लिए एक हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है ना। ओके, बहुत सारे मेजर्स लिए गए ताकि प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ हो सके, इनिशिएटिव्स लिए गए, प्राइवेट सेक्टर की भी अच्छी ग्रोथ हुई। आज अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं यहाँ पे, है ना। आज इंडिया ने बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन, तो टेलीकम्युनिकेशन में अच्छा किया है, सबके हाथ में फोन है, सब लोग इंटरनेट चला रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स में अच्छा किया है। इंडिया ने दवाइयों में अच्छा काम किया, अब आपको जन औषधि केंद्र हर गली मोहल्ले में मिल जाता है जहां पे जेनरिक दवाइयां मिलती हैं। इंडिया ने बायोटेक्नोलॉजी पे बहुत बेहतरीन काम किया, ठीक है। और इंडिया की जो भी सर्विस सेक्टर जो है उसको इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस मिला, तो हर जगह इंडिया अच्छा कर रहा है। इसके अलावा फॉरेन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ट्रेड कंट्रोल्स को थोड़ा रिलैक्स किया गया, तो फॉरेन टेक्नोलॉजी इंडिया में आ पाई, इनपुट्स इंडिया में आ पाए, नो हाउ आ पाया, फाइनेंस आ पाया। नो हाउ यानी कि इंडिया के लोगों को जानकारी मिलना शुरू हुई, पैसा आ पाया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने लगा इंडिया में बेटा, बहुत सारा पैसा आने लगा, क्योंकि इंडिया अब एक, है ना, बढ़िया देश हो गया था। इंडिया एक बेसिकली अड्डा हो गया था लोगों के लिए, है ना, कि भैया लोग आ रहे हैं, क्योंकि देखिए इंडिया क्या है बेटा, डेवलपिंग अभी स्टेज में है। अब कोई भी इन्वेस्टर बेटा डेवलपिंग कंट्री में पैसा इसलिए लगाना चाहता है क्योंकि वो डेवलप हो रही है, वो भी डेवलप नहीं हुई। अगर 100 रुपए लगाएंगे तो वो कल 200 बनेगा, समझ रहे हैं। तो इस वजह से आगे देखिए बेटा, आज की डेट में अगर देखा जाए तो इंडिया के पास एक बहुत तगड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, और इंडिया के पास इंटरनेशनल रिजर्व्स की लार्जेस्ट होल्डिंग है, वन ऑफ द लार्जेस्ट होल्डिंग्स ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व्स। इसके बाद इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में बेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत तगड़े लेवल पे डिमांड इस समय आ रही है ना। फाइनेंशियल सर्विसेज की डिमांड आ रही है, जिससे कि ट्रेड सरप्लस 3.7% है जीडीपी का, जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर से, ठीक है। आज की डेट में इंडियन रूपी के ऊपर बहुत कम प्रेशर है, और इंडिया एक एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी बन रही है। लोगों की इनकम आपको बढ़ते हुए नजर आ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, ठीक है। डोमेस्टिक मार्केट लार्ज होता जा रहा है, हमारा जो इंडिया का मार्केट है लार्ज होता जा रहा है। एग्रीगेट डिमांड इंडिया की बढ़ रही है, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जिससे कि इनकम बढ़ रही है। उसके बाद इंडिया एक बहुत ही ग्लोबल उस पर देखा जाए तो इंडिया की आज की डेट में इकोनॉमिकली बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। कुछ चीजें मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहूंगा। इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहा है, इंडिया अपने बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहा है, इंडिया पॉवर्टी के ऊपर बहुत तगड़े लेवल पे काम कर रहा है, भुखमरी के ऊपर बहुत तगड़े लेवल पे काम कर रहा है। एंड इनफैक्ट 2 से 3 साल कोविड-19 होने के बावजूद इंडिया की इकोनॉमी हारी नहीं, थकी नहीं, डिप्रेशन नहीं आया, इंडिया की इकोनॉमी में रिसेशन नहीं आया। रशिया यूक्रेन से वॉर चल रही थी, अपने को क्रूड ऑयल की दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी इंडिया ने स्टेबली काम किया। ये सब चीजें मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहूंगा, ठीक है, कि इस समय क्या चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का आप देख रहे हैं, रोड्स चारों ओर बन रही हैं, हाईवेज चारों ओर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, रेलवे लाइन बिछाई पे बिछाई जा रही है ना, एयरपोर्ट्स नए नए तैयार हो रहे हैं। हाँ देखिए, अगेन बैंकिंग का नाम आ गया ना, तो बैंकिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर हो, हर तरीके का सेक्टर आजकल ग्रो कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्रीकल्चरल और अलाइड एक्टिविटीज या इंडस्ट्रीज भी थोड़ा ग्रो कर रही हैं पिछले 4 डेकेड से, जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है ना। तो ये सारी चीजें हैं। इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर भी बेहतरीन बन रहा है। और देखिए, है ना, लास्ट में 2-3 लाइन का कंक्लूजन है, देखिए क्या कहते हैं कि हाउएवर द कंट्री इज कंस्ट्रेन्ड बाय हाई लेवल ऑफ फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, मानते हैं कि कंट्री में फिजिकल डेफिसिट है, इन्फ्लेशन है, हाई लेवल ऑफ डेप्ट है, ठीक है। इन्फ्लेशन होना अच्छी बात नहीं है, डेप्ट होना अच्छी बात नहीं है, फिजिकल डेफिसिट होना अच्छी बात नहीं है ना। एज अ शेयर ऑफ जीडीपी एट 86% ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 21-22, क्या बोला जा रहा है बेटा कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जीडीपी का 86% तो यही सब था। Among the emerging market and developing economics EMDEs, India's debt is higher than their average of 64.5% of their 2022। क्या बोला जा रहा है?
कि इस समय इतना बोला जा रहा है कि भाई इंडिया के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो रखा है, जो कि मुझे लगता है कि इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है तो कहीं ना कहीं डेप्ट का ट्रीटमेंट भी सरकार ने, आरबीआई ने, और जो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय है, उसने कहीं ना कहीं सोच रखा होगा। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि हम लोग आज कवर करने वाले हैं नीति आयोग के बारे में, तो चलिए उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। मैंने आपको बेटा पहले ही बताया था कि ये चैप्टर बिल्कुल भी याद करने की कोशिश आपको नहीं करनी है, रटने की कोशिश नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। आपको 3-4 बार रीडिंग कर लेनी है, 5-6 क्वेश्चन फंसेंगे, फंसने देना, और आराम से यहाँ पे चीजें कर पाओगे। और इसको बहुत ही इसीलिए मैंने बेटा लाइन से, जैसे आपके मॉड्यूल में चीजें प्रेजेंटेड है इस चैप्टर के अंदर, मैंने भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया है। मैंने बिल्कुल लाइन से चीजें रखी हैं। पहले मैंने आपको इंडिया की एंशिएंट इकोनॉमी के बारे में पढ़ाया, फिर इंडिया की ऐसी इकोनॉमी के बारे में पढ़ाया जो इंडिपेंडेंस के पहले थी, फिर इंडियन इकोनॉमी की बात हुई इंडिपेंडेंस के टाइम पे, इंडिपेंडेंस के बाद की बात हुई, फिर हम लोगों ने बेटा रिफॉर्म्स पढ़े, 3-4-5 तरीके के रिफॉर्म्स। चलिए अब बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। आज हम लोग नीति आयोग पढ़ के बस कर देंगे, ठीक है। और एक क्लास और होगी बेटा इस इंडियन इकोनॉमी की, जहां पे अपन पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, एंड देन वी विल एंड दिस चैप्टर। तो चलिए आते हैं और नीति आयोग के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, ठीक है जी। तो यहां तक की कहानी सेट है अपनी नीति आयोग की, शुरू करते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना। देखिए लगभग आप ये लगा लीजिए बेटा 64 साल, कितने, 64, 64 ईयर्स भारत का प्लानिंग कमीशन बहुत तगड़े लेवल पे काम करता रहा। प्लानिंग कमीशन, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन ने भारत सरकार को बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के, इन्वेस्टमेंट के, पब्लिक इन्वेस्टमेंट के प्लान्स बताए, जिससे कि सरकारों को, देश को बहुत फायदा हुआ। और प्लानिंग कमीशन इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, अगर मैं इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता हूं तो। लेकिन 1 जनवरी 2015 को, जब आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है 2014 में, पहला सेशन 2014 से 2019, दूसरा जो सेशन रहा इनका 2019 से आप लगा लो 2024, और 2024 में इलेक्शन हुए तो 2024 से 29, ठीक है। ये इनका थर्ड टर्म अभी चल रहा है। जब पहला टर्म आया था तो 2015 में, जब 1 साल हुआ था, तो इन्होंने क्या किया बेटा, प्लानिंग कमीशन को चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया। प्लानिंग कमीशन का नाम रखा गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, नीति आयोग। नीति का मतलब क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, जिसका काम है नीति बनाना, ठीक है। नीति आयोग का मेन काम क्या है? नीति आयोग का मेन काम यह है कि भारत सरकार को ऐसे इनोवेटिव आइडियाज दिए जाए, इसके अलावा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट किया जाए कि भैया कैसे देश का विकास हो, सभी सेक्टर्स को साथ में लेके। बेसिकली नीति आयोग का काम है नीतियां बनाना, जोड़ तोड़ समझाना, और सरकार का काम है उसको इंप्लीमेंट करना। आगे देखते हैं। नीति आयोग, अ बोल्ड स्टेप फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का आपका सिंबल है, साइन है। नीति आयोग इज एक्सपेक्टेड टू सर्व एज अ थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, आप समझ रहे हैं? जिस तरह से हम लोगों के शरीर में सोचने का काम किसका है, दिमाग का। अगर शरीर को गवर्नमेंट माना जा रहा है तो जो ब्रेन है वो कौन है, नीति आयोग। अब आप बात समझ रहे हैं, जो ब्रेन है शरीर का वो कौन है, नीति आयोग। अगर शरीर को, अगर बॉडी को गवर्नमेंट माना जा रहा है तो नीति आयोग के बच्चों कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, चलिए इन ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं आपको टोटल अच्छा कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं तो ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, सारी चीजें पढ़ लेते हैं। बहुत सारे आपको नीति आयोग के यहां पे मैं पढ़ाने वाला हूं, लगभग 10-11 पॉइंट है मेरे पास नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स को लेके। आप कीवर्ड नोट कर लो अपनी कॉपी में, अगर आपको नोट करना है तो, नहीं तो मैं हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से भी चीजें पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले नीति आयोग का काम यह है कि सरकार को ऐसी चीजों के बारे में बताएं जो बहुत ही ज्यादा सीरियस कंसर्निंग इश्यूज हैं, जैसे कि नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज के बारे में, सेक्टर्स के बारे में, स्ट्रेटजीज के बारे में कि कौन से सेक्टर्स को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, किस तरीके की स्ट्रेटजीज बनाने की जरूरत है, और किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें हाथ हो सकता है, ऐसी चीजों के बारे में
प्लानिंग करने की जिम्मेदारी नीति आयोग की होती है। ओके, है ना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बेटा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यानी कि इंडिया एक अटूट देश बन पाए, एक स्ट्रांग स्टेट बन पाए, एक स्ट्रांग नेशन बन पाए, सबके सपोर्ट से, सबके इनिशिएटिव से। आगे देखिए, विलेज लेवल पे, गांव रूरल एरियाज के लेवल पे एक ऐसे क्रेडिबल प्लान्स बनाए जाएं जो कि फायदा दें, और साथ ही साथ एग्रीगेट दीज प्रोग्रेसिवली एट हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और इन प्लान्स को फॉलो भी करवाया जाए। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, ये तो हो गई विलेज की बात, ये तो हो गई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात, ये तो हो गई डेवलपमेंट प्रायोरिटीज की बात। बच्चों अब आते हैं हम लोग, बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की। अरे वाह वाह रे वाह, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी आप देखिए बेटा कि भारत को भीतर और बाहर दोनों तरह के दुश्मनों से बचाने का जो काम है, उसके लिए जो प्लान बनाने का काम है, वो नीति आयोग का होता है। ठीक है, आगे देखिए, स्पेशल अटेंशन टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, मतलब बेसिकली सरकार को बताते हैं कि देखो भैया ऐसा है कि किसी एक सेक्शन को छोड़ना नहीं है, तो हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है, लेकिन इक्वल करनी है, अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स करनी है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी बनाते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं। ओके, और फिर अपने प्लान्स को चेक भी करते हैं। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, नीति आयोग का एक और काम है, नीति आयोग एडवाइस देती है, एडवाइस लेती है, और ऐसे देशों के नीति आयोगों से पार्टनरशिप करने की कोशिश करती है। जैसे भारत में नीति आयोग है तो हर देश में कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो नीति आयोग एडवाइस देने का काम करती है, नंबर 1। दूसरा, पार्टनरशिप को इंकरेज करती है, नंबर 2, है ना, बिटवीन की स्टेक होल्डर्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स। आप समझ रहे हो कि भाई देश में जो और ऐसे आप कह सकते हो ना, जो विचारशील लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, है ना, उनके साथ मिलना, उठना, बैठना और ऐसी चीजों पे डिस्कशन करना, ये भी नीति आयोग का काम है। ओके, इसके अलावा एक ऐसा नॉलेज, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना जिससे है ना, जिसके द्वारा हमारे देश में क्या हो पाए, थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप को भी थोड़ी बढ़त मिल पाए। ओके, अच्छा एक बात और कि हमारे देश में गवर्नमेंट के जो है ना, जो डिपार्टमेंट है, उनके अंदर अगर कुछ इश्यूज हो रहा है तो नीति आयोग का एक और काम है बेटा, रिजोल्यूशन करना, यानी कि मैटर सॉल्व करवाना, मैटर सुलटा देना, कॉम्प्रोमाइज करवा देना। तो इंटर सेक्टोरल और इंटर डिपार्टमेंटल जो भी मसले हैं भारत सरकार के अंदर या किसी राज्य सरकार के अंदर, उनको रिजोल्व कराना, ताकि भैया डेवलपमेंट का काम पीछे ना रुके, किसी की लड़ाई झगड़े में डेवलपमेंट पीछे नहीं रहना चाहिए, ऐसी बात है। ठीक है, आगे देखिए, नीति आयोग एक काम और करती है बेटा, जैसे लाइब्रेरी होती है ना, जहां पे बहुत सारी किताबें होती हैं, नीति आयोग भी एक काम करना चाहती है। वो क्या है कि रिपोजिटरी तैयार की जाए। रिपोजिटरी में क्या होगा, जितना भी रिसर्च हो रहा है ना, ऑन गुड गवर्नेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिस इन सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट एज वेल एज हेल्प देयर डिसमिनेशन टू स्टेक होल्डर्स। क्या बोला जा रहा है कि भाई गुड गवर्नेंस को लेके, बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके, ऐसी सारी चीजों को लेके और इन सारी इंफॉर्मेशन को जिन लोगों को जरूरत है उन तक पहुंचाना नीति आयोग का ही एक काम है। आगे देखते हैं बच्चों, टू एक्टिवली मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीडेड रिसोर्सेज एज टू स्ट्रेंथन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड स्कोप ऑफ डिलीवरी। कुछ नहीं, इतना लिखा हुआ है बेटा कि अगर सरकार के कोई प्रोग्राम या इनिशिएटिव चल रहे हैं तो उसमें क्या क्या रिसोर्सेज लगने चाहिए, क्या कुछ प्लानिंग होनी चाहिए, है ना, कैसे उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया जाए, ऐसे सारे जो आइडियाज हैं, जो चीजें हैं, वो नीति आयोग ही देती है। अच्छा, साथ ही साथ पूरे देश में टेक्नोलॉजी की क्या व्यवस्था चल रही है, और ये सारी चीजें भी नीति आयोग का काम है। चलिए बात करते हैं द की इनिशिएटिव्स ऑफ नीति आयोग आर। अभी तक हमने ये देखा कि नीति आयोग ये करता है, नीति आयोग वो करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। चलिए अब हम जानते हैं बच्चों कि नीति आयोग के क्या हैं की इनिशिएटिव्स, है ना, नीति आयोग के क्या की इनिशिएटिव्स हैं जो नीति आयोग ने लिए हैं। सबसे पहले, लाइफ विच एनविजन्स रिप्लेसिंग द प्रेवलेंट यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमी। क्या बोला जा रहा है, पहले की इकोनॉमी क्या है, यूज करो फेंको, यूज करो फेंको, लेकिन अब है ना, लाइफ की बात हो रही है कि हमें एक ऐसी इकोनॉमी बनानी है जो बिल्कुल जिंदा रहे,
जो सबका भला देखे, जो कभी झुके ना, झुकेगा नहीं साला, ऐसी इकोनॉमी बनाए। समझ गए ना? चलो, नीति आयोग ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म बनाया है, एनडीएपी, जो क्या काम करता है, इंडियन गवर्नमेंट के डाटा को और सिक्योर बनाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? भारत सरकार का जो खुफिया डाटा है ना, जो भी भारत सरकार के पास डाटा है, जो भारत सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग का यह काम है कि उसको थोड़ा प्रोटेक्ट किया जाए। और नीति आयोग ने ऐसा किया किसके द्वारा? नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के जरिए, एनडीएपी के जरिए। चलिए आगे देखते हैं और क्या किया नीति आयोग ने। नीति आयोग ने बेटा एक बहुत ही अच्छा कैंपेन चलाया जिसका नाम था शून्य कैंपेन। क्या नाम था? शून्य कैंपेन। शून्य कैंपेन में नीति आयोग ने सरकार को वैसे प्लान्स बताए जिससे कि भारत में एयर क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। देखो, आप लोग जानते ही हो कि भारत की बहुत सारी सिटीज, वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज पूरे वर्ल्ड में भारत में ही है। कुछ एक आध दो कानपुर है, अपना दिल्ली है, ठीक है। तो शून्य कैंपेन चलाया गया जिसमें एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने की बात की गई और पॉल्यूशन को शून्य करने की बात की गई, है ना। और बेटा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कैसे डिप्लॉय किया जा सकता है, चारों ओर उसकी बात हुई। नीति आयोग ने ई अमृत चलाया। ई अमृत, इलेक्ट्रॉनिक अमृत की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक अमृत में क्या है? वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल इंफॉर्मेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर सारी जानकारी आपको ई अमृत पोर्टल पे भी मिल जाएगी। ये भी नीति आयोग के अपने कुछ एक काम है जो अभी तक हुए हैं। सर जी आगे बताते हैं। इंडियन पॉलिसी इनसाइट्स, आईपीआई बनाया है। ओके। नीति आयोग ने मेथनॉल इकोनॉमी के ऊपर बात की है। मेथनॉल इकोनॉमी एक ऐसा प्रोग्राम है जो चाहता है कि इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल थोड़ा कम हो जाए। यानी कि इंडियंस क्या कर रहे हैं? बहुत तगड़े लेवल पे ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत तगड़े लेवल पे ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। और ग्रीन हाउस गैस का एमिशन इंडिया में भी बहुत ज्यादा तगड़े लेवल पे हो रहा है। इसको कैसे कम कर सकते हैं? एक मिथेनॉल इकोनॉमी कैसे बना सकते हैं, इसकी बात हो रही है, ठीक है। सर ये कैसे होता है? बहुत सिंपल है बेटा। जो हमारे देश के कोल रिजर्व्स हैं, जो हमारे देश के म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, उनको मेथनॉल में कन्वर्ट करके, मतलब बेसिकली जो वेस्ट हो रहा है ना, जो हमारे घर के आगे से कूड़ा वूड़ा ले जाते हैं ना, जो वेस्ट हो रहा है, चाहे वो केमिकल वेस्ट हो, वो नॉर्मल घरेलू वेस्ट हो, उसको मेथनॉल में कन्वर्ट करके, मेथनॉल से एनर्जी जनरेशन करके, इसकी बात हो रही है कि इस तरीके से आप पॉल्यूशन वगैरह को कम कर सकते हो। एंड आर लास्ट पॉइंट इज ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज गोल्ड मार्केट्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नीति आयोग टू रिकमेंड मेजर्स फॉर टैपिंग इन द पोटेंशियल ऑफ द सेक्टर एंड प्रोवाइड स्टिमुलस टू एक्सपोर्ट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो भैया नीति आयोग का ये भी था कि ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज गोल्ड मार्केट, सिंपल सी बात है। यहां पे बोला जा रहा है कि भाई भारत का जो सुनहरा मार्केट है उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करिए। और सर जी ट्रांसफॉर्म कैसे होगा? है ना, ट्रांसफॉर्म कैसे होगा? जब हम एक्सपोर्ट्स पे ध्यान देंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देंगे और किसी भी सेक्टर की पोटेंशियल को समझ पाएंगे, उसको फुली एक्सप्लॉइट करेंगे। तो ये थे बच्चों नीति आयोग के कुछ बेहतरीन से काम। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे, है ना। चलिए, सो अब हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर के बारे में बात करना है, तो ठीक है। चलिए एक काम करते हैं कि भाई ये जो सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शियरी सेक्टर की बातें हैं ये अपन करते हैं कल, ठीक है। क्योंकि ये है एक लंबा टॉपिक और इसके लिए हमें चाहिए होगी एक फुल फ्लेश्ड क्लास, ठीक है। तो इसको अलग से पढ़ेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। जो रिफॉर्म्स मैंने आपको पढ़ाए वो आपको समझ में आए होंगे और जिन चीजों की बात मैंने आपके नीति आयोग के बारे में की वो आपको समझ में आई होगी। तो देखो बच्चा पार्टी, अब लगभग 3 क्लास हो चुकी है, चौथी आएगी ये वाली जो लास्ट होगी और 5वीं आएगी एमसीक्यू की। तो 5 क्लासेस में पूरा का पूरा जो इंडियन इकोनॉमी है वो आपको यहां पे मिल जाएगा विद एमसीक्यूज। आप लोग अपनी होली की छुट्टियों को खराब ना करें और इन क्लासेस को देखते रहें, है ना, जो आपको मिल रही हैं। थैंक यू सो मच और मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, ठीक है। चलिए तो थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे, हैप्पी होली टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स।
सेफली होली एंजॉय करिए, सेफली होली खेलिए। होली की छुट्टियों में होली के मज़े लीजिए, बट एक एक दो दो घंटे पढ़ते भी रहिए ताकि आपका जो मतलब ब्रेक ना हो, जो एक रिदम बना रहता है वो बना रहे, जो एक लय बनी रहती है वो बनी रहे, और आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि 5-6 दिन आपने इतना ब्रेक ले लिया कि 6 दिन बाद जब आ रहे हैं तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। तो 1-2 घंटे किताब खोलने में या मेरी वीडियो देखने में प्रॉब्लम नहीं है, तो देखते रहो। कल मिलते हैं, कल और भी बातें करेंगे, और तब तक आज के लिए हर्ष सूर्यवंशी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।